Okay, good afternoon everyone. Let us start today's class. सर कल कई बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की थी उसी पे अब मैंने आपसे बोला था कि कोलिजन पे बेस्ड एक दो और क्वेश्चन मैं करवाऊंगा उसके बाद फिर वी विल डिस्कस द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज पावर। ठीक है, तो उस पे पावर पे जाने से पहले एक दो जो क्वेश्चंस और मैं करवाना चाहता हूँ वो मैं करवा देता हूँ। कल तक हमने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए बेस्ड ऑन कोलिजन, ऑल ऑफ दोस क्वेश्चंस वर on the concept of collision in one dimension। एक डायमेंशन में जितने भी collisions का जो भी हमने केस डिस्कस किया है that was all related to one dimensional collision। now हम एक दो क्वेश्चन करेंगे based on two dimensional collision। और मैंने आपको कल बता दिया था कि what is the difference between one dimensional and two dimensional collisions। ये कल आपको बता दिया गया है ना। तो चलिए सर एक टू डायमेंशनल कोलिशन के क्वेश्चन पे आते हैं। सर आपसे क्वेश्चन में ऐसे बोला गया कि मान लो कि देयर आर टू बॉडीज, लेट्स से दिस बॉडी इज ए एंड देयर इज अनदर बॉडी व्हिच इज बी। ठीक है, दिस बॉडी व्हिच इज ए इज गोइंग विद अ वेलोसिटी ऑफ लेट्स से 9 मीटर पर सेकंड। द मास ऑफ दिस बॉडी is m and there is another body which is initially at rest, that is u2 is equal to 0। अब आपसे कहता है कि आफ्टर द कोलिजन टेक्स प्लेस, कोलिजन के बाद ये जो बॉडी आ रही थी आपकी विथ अ वेलोसिटी ऑफ 9 मीटर पर सेकंड, आफ्टर द कोलिजन दिस बॉडी गोज विथ अ वेलोसिटी ऑफ, ये वाली जो बॉडी है ये जाने लगती है विथ अ वेलोसिटी ऑफ से v1। ठीक है, और ये वाली जो बॉडी है दूसरी वाली जो रेस्ट में थी, दिस स्टार्ट्स गोइंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ v2। क्लियर है, ये v2 से जाने लगती है। और आपसे ये बोला गया कि द एंगल विद द एक्स एक्सिस दैट दिस द वेलोसिटी वेक्टर मेक्स विद द एक्स एक्सिस, yeah, the angle that the velocity vector makes with the x axis is equal to 30 degree। तो आपको बताना है कि what will be the value of these two velocities, v1 क्या होगा और v2 क्या होगा। ठीक है, v1 की वैल्यू क्या होगी और v2 की वैल्यू क्या होगी। और दोनों ही जो बॉडीज हैं आर ऑफ द सेम मासेस, दे आर आइडेंटिकल। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, सुन लो। A ball moving with a speed of 9 meter per second strikes an identical ball such that after the collision, the direction of each ball makes an angle 30 degree with the original line of motion। Find the speed of the two balls after the collision is the kinetic energy conserved in this collision। मतलब एक तो आपको ये बताना है कि what would be the value of velocities after the collision and दूसरा ये आपको बताना है कि इस केस में क्या kinetic energy conserve रही। कैसे सोचोगे? देखो एक बात तो ऑब्वियस है ना कि कोलिजन चाहे किसी भी टाइप का हो, either it be elastic or inelastic or perfectly inelastic, collision का टाइप चाहे जो भी हो, आपको एक बात मालूम है कि लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड इन ऑल टाइप ऑफ collisions, चाहे वो कोई सा भी collision हो। ठीक है, और दूसरी बात कल मैंने आपको सिखाया था कि इफ यू हैव collision इन मोर देन वन डायमेंशन तो आपको वेलोसिटी रिजॉल्व कर लेनी है और आपको मोमेंटम का कंजर्वेशन एक्स एक्सिस के अलोंग भी करना है और मोमेंटम का कंजर्वेशन आपको वाई एक्सिस के अलोंग भी करना है। यही कल आपको सिखाया गया था अगर आपको याद आए तो। एक्स एक्सिस के अलोंग भी यू हैव टू कंजर्व द मोमेंटम एंड वाई एक्सिस के अलोंग भी यू हैव टू कंजर्व द मोमेंटम। क्लियर? क्या मतलब हुआ सर? देखो, आफ्टर द कोलिजन हैज टेकन प्लेस द टू बॉडीज गोज एट एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। दोनों का एंगल सेम लिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको गिवन है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वी कैन रिजॉल्व दिस v1 एंड v2 अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। the component of v1 along this x axis will be equal to v1 cos 30, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है तो that is equal to √3/2। तो this will be √3/2 v1। Similarly v2 अगर आप देखोगे तो v2 will also be on this x axis and it is also making an angle of 30 degree, तो this will also be equal to √3/2 v2। क्लियर है सर? इसका साइन कंपोनेंट अगर आप देखेंगे तो v1 sin 30 और sin 30 की वैल्यू 1/2, तो दिस विल बी v1/2 and this will also be equal to v2/2। Is it clear? Tell me yes or no। Yes, sir. I hope resolution is clear to each and every one of you। अब सर we have to conserve the momentum along horizontal as well as in the vertical direction। तो अगर आप मोमेंटम का कंजर्वेशन करते हैं एक्स एक्सिस के along, कंजर्विंग p along x axis, x axis के along मोमेंटम का कंजर्वेशन करो तो आप क्या लिखोगे? आप सिंपली इसको ऐसे लिखोगे, देखो ये मास ऑफ दिस बॉडी मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी दैट इज 9m
plus of 0 because this body was initially at rest, and this will be written as equal to mass of the body multiplied by root 3 by 2 times of v1 plus of mass of the body again multiplied by root 3 by 2 times of v2. This is the conservation of momentum along the x-axis, right? So ये m can be taken as common and this cancels out by this. तो ये 9 is equal to कितना हो जाएगा रूट 3 by 2 times of v1 plus of v2. Agreed? तो यहाँ से v1 plus of v2 की एक वैल्यू आ गई, that is 18 by root 3, but we have got the sum of v1 and v2. This is my one of the equation. Is it clear to all? Please respond. Yes. भाई सारे Yes, बच्चे sir. बोलेंगे फर्स्ट इक्वेशन. ओके, व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट? आगे क्या करूं? y एक्सिस के लॉन्ग लेंगे मोमेंटम. जी बेटा, Y axis. y axis, very good. The next is कि conserve the momentum along y axis. तो conserving the along y axis. अगर आप y axis के along momentum conserve करेंगे तो initial momentum along y axis is 0 without any doubt because bodies doesn't have any velocity along y axis before the collision. आफ्टर द कोलिजन आप लिख सकते हो इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, तो इसको आप लिख सकते हो m मल्टीप्लाइड बाय इसकी वेलोसिटी v1 by 2, ठीक है, माइनस ऑफ m मल्टीप्लाइड बाय v2 by 2. और माइनस आपको मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा व्हाई आई एम यूजिंग दिस माइनस. द रीजन इज वेरी क्लियर, क्योंकि दोनों की सर ये तब वेलोसिटी की होगा डायरेक्शन ना सेम नहीं है. सर ये जी, तब होगा ना जब मास हमारा कांस्टेंट होगा. मास तो यस मास कांस्टेंट ही ले रहे हैं, वेरिएबल मास का कांसेप्ट आपके क्लास 11th में है भी नहीं बेटे. नहीं सर एक फॉर्मूला है ना m1 v1 plus m2 v2 is equal to. तो उसमें तो मास कांस्टेंट ही होता है ना, मास वेरिएबल कहाँ होता है? हाँ मास कांस्टेंट होता है सर, लेकिन एक फॉर्मूला वो भी तो होता है जो हम यूज करते हैं m1 v1, उसमें लाइक मास की वैल्यूज तो अलग अलग होती हैं. अरे तो वो तो अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब ये जो मास मैंने लिखा है बिकॉज क्वेश्चन में इट इज गिवन दैट द मास ऑफ बोथ द बॉडीज ए एंड बी आर इक्वल, तो आई एम राइटिंग इट इज इक्वल, है ना. दोनों की अच्छा. वैल्यू एम लिख रहा हूँ. अगर ये कहता है कि भाई एक का मास 4 किलोग्राम है, दूसरे का मास 2 किलोग्राम है, तो आई वुड हैव टेकन द वैल्यूज ऑफ मासेस इन दैट केस, राइट. अच्छा यहाँ पर इक्वल है तो इक्वल लिख दिया. ठीक है. तो ये mv1 by 2 इज इक्वल टू mv2 by 2. ये कैंसिल, इसका मतलब v1 is equal to v2 is my second information that I am getting from. Solving this equation, अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो दूसरी इक्वेशन बनती है v1 plus v1 is equal to v2, राइट. अब बेटे v1 अगर v2 के बराबर है तो मेरे बच्चे मेरे प्यारे, क्या मैं इस बात को यहाँ पे v1 is equal to v2 तो यहाँ से यूज कर सकता हूँ? यहाँ तक नोट करो, मैं बताता हूँ फर्दर. सर आपने 0 क्यों लिया, एक बार पूछना था. क्या लिया? v√2 नहीं 0 क्यों लिया, मतलब because initial momentum along y-axis कितना है अलवीरा? What is the value of momentum along y-axis initially? अच्छा इनिशियल मोमेंटम 0. 0 है ना, y-axis का along 0 है because एक बॉडी तो चल ही नहीं रही है और दूसरी बॉडी जो चल रही है वो भी x-axis के along चल रही है, वो y-axis के along तो चल ही नहीं रही है. तो इसलिए y-axis का along इनिशियल मोमेंटम 0 है. और फाइनल मोमेंटम आप क्या लिखेंगे? फाइनल मोमेंटम इज मास ऑफ दिस बॉडी मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी along the y-axis, फिर mass of the body multiplied by velocity of this body along the y-axis. But because their directions are opposite, तो एक को प्लस लिया है तो दूसरे को माइनस लिया है. अच्छा सर इसको अलोंग x एक्सिस करना है ना हमें? Doesn't matter, पहले आप x axis करो या पहले y axis करो, उससे फर्क नहीं पड़ता. If the momentum is along the two different axes, तो you will have to conserve the momentum along x as well as along y individually. अच्छा आपने p बेटा अलोंग कल आप x क्लास में एक्सिस. नहीं थे ना अलवीरा? कल क्लास में नहीं थी ना? यस सर. This is what happens, है ना, when you skip or miss your classes. बेटे मेरे ये कल सिखाया था इसका थ्योरी और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर बॉडी का मोमेंटम एक से ज्यादा एक्सिस के अलोंग, मतलब अगर बॉडी का वेलोसिटी इफ इट इज मोर देन अलोंग वन एक्सिस, अगर बॉडी कोई भी बॉडी है उसकी वेलोसिटी अगर एक से ज्यादा एक्सिस के अलोंग है तो उस केस में हम मोमेंटम का कंजर्वेशन हर एक्सिस के अलोंग इंडिविजुअली लगाएंगे. अब देखो यहाँ पर
यहाँ पर अगर आप देखो तो कोलिजन के बाद बॉडी हैज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस as well as we have velocity along y axis. Am I right, Yes, अलवीरा? हम्म तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम मोमेंटम का कंजर्वेशन करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस भी और मोमेंटम का कंजर्वेशन करेंगे अलोंग वाई एक्सिस भी। अच्छा नहीं आया आगे अभी भी आप नहीं सर। समझे? हाँ बोलो बोलो बोलो। नहीं सर समझ गई ये वाला, जी क्योंकि आप तो फॉर्मूला वही यूज कर रहे हैं ना, m1v1 प्लस बिल्कुल m2v, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। और हाँ कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा हूँ, बस बात ये हो गई कि उसको एक्स के अलोंग भी लिख रहा हूँ और वही फॉर्मूला वाई के लिए भी लिख रहा हूँ, बट है तो वही फॉर्मूला, हाँ वही है ठीक है। ना, है तो और सर मोमेंटम जैसे कंजर्व कि होना। यहाँ पे जैसे हाँ 9m लिखा फिर प्लस 0 लिखा, तो 9m तो समझ आ गया, 0 नहीं समझ आ रहा। नहीं नहीं समझ में आ गया जी। अरे ये दूसरी कितनी बॉडीज हैं अलवीरा? हाउ मेनी बॉडीज डू यू हैव हियर? 2। टू। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी ए? इस बॉडी का मास m है और वेलोसिटी 9 है, तो व्हाट विल अच्छा यू अच्छा राइट द ठीक है ठीक मोमेंटम? है ठीक और दिस बॉडी इज एट रेस्ट इनिशियली, तो इसका मोमेंटम तो जीरो है ना। है। हाँ ठीक है ठीक है। अब देखिए v1 v2 के बराबर है, तो इसको सॉल्व करते हैं भाई। बाकी बच्चे शांत हो गए, सॉल्व किया सब किसी ने? v1 v2 के यस बराबर है सर तो आप कर लिया। v1 या v2 कुछ भी सर रख दे। आंसर ठीक है रख v1 दीजिए, तो v1 प्लस ऑफ v1 इज इक्वल टू सर 18 बाई रूट 3 हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ v1 इज इक्वल टू 18 बाई रूट 3। तो v1 इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा 9 बाई रूट 3, और इसको रेशनलाइज कर लो आप चाहो तो, रूट 3 बाई रूट 3। ठीक है, v1 is equal to 9 root 3 divided by 3, तो दिस velocity you will get it as 3 root 3 meter per second। और जितना v1 आया है the same will be v2, that is root 3 meter per second, क्योंकि v1 और v2 इक्वल है ना बेटे, ये हमने शो किया है। ठीक है, तो ये यस दोनों सर। वेलोसिटीज आपस में इक्वल आ गई। अब अगर हमसे दूसरा पार्ट पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी सर डज व्हाई रिमेन डिड वी सेम, ऐड देम? where did we add the equation that you have got by applying the conservation of momentum along x-axis? What equation have you got along the x-axis? हाँ बेटा, first equation that you have got by applying the conservation of Yes, sir. momentum Yes. along x-axis, what was that? That was v1 plus v2 is equal to Yes, sir. 18 by root 3, right? So the equation that we have got is v1 plus v2, that is why we are adding, है ना? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आप एनर्जी लिखेंगे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन, तो आउट ऑफ द टू बॉडी ओनली वन बॉडी इज मूविंग, तो आप लिखेंगे हाफ इंटू m इंटू 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो 81 m डिवाइडेड बाई 2। और जब सर फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? फाइनल काइनेटिक एनर्जी के केस में यू विल राइट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ द बॉडीज, तो हाफ m इंटू 3 रूट 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ अगेन हाफ into m into 3 root 3 का स्क्वायर। सबको समझ में आया? बिकॉज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बोथ द बॉडीज आर इक्वल, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बोथ द बॉडीज आर इक्वल, करेक्ट है? यस सर। तो ये ट्वाइस ऑफ हाफ into m मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर 9 into रूट 3 का स्क्वायर इज 3। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल वुड बी इक्वल टू 27 टाइम्स ऑफ m। ठीक है, इनिशियल एनर्जी वाज 81 by 2 and final kinetic energy that you are getting is 27 times of m. Obviously these two kinetic energies are not same. Okay, sir. सर आपको मैंने आंसर नहीं मिले थे क्या? नहीं आंसर मिले थे, बट मैं समझाने के चक्कर में मैंने आपके मैसेजेस देखे नहीं। ओके ओके सर। हाँ, काइनेटिक एनर्जी आपने लिखा है कि इट इज नॉट कंजर्व, बिल्कुल सही लिखा है आपने। हो गया बेटा, नोट कर लिया? एक और ऐसा क्वेश्चन लेता हूँ ताकि Yes, sir. सबको समझ में आ जाए।
बिल्कुल सिमिलर एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, एंड एवरीवन प्लीज ट्राई इट बाय योरसेल्फ। देखो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन ले रहा हूँ, है ना, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो सर मैंने आपसे ये बोला कि सर एक बॉडी है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, एवरी वर्ड शुड सॉल्व इट। ठीक है, ये दो बॉडीज हैं, इसका मास मान लीजिए 4 किलोग्राम है अलवीरा, और इसका मास 2 किलोग्राम है बेटे। आपसे मैंने बोला कि दिस बॉडी इज गोइंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकंड इनिशियली, एंड दिस बॉडी वाज गोइंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इनिशियली। They collide, and after the collision what happens? After the collision, one of them goes this way and another one goes this way। ठीक है, ये collision के बाद ये ऐसे जाने लगे, है ना। After the collision this is the case, one goes that way and another one goes this way। This goes with a velocity of v1, this goes with a velocity of v2। करेक्ट है। आपको मैं फिर से एंगल वही ले रहा हूँ 30 डिग्री। चलो एंगल मैंने ये 30 ले लिया और इसको भी 30 ले लिया। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ v1, v1 की वैल्यू कितनी है और v2 की वैल्यू कितनी है। दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू कैलकुलेट। तो यहां पर अगर आप देखो तो फिर से कोलिजन के बाद वेलोसिटीज कैन बी रिजॉल्व्ड अलोंग एक्स एक्सिस एज वेल एज अलोंग वाई एक्सिस। भाई कोलिजन के बाद तो फिर से आपको दो एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी दिखाई दे रही है। यस सर। तो इसका मतलब है कि मोमेंटम का कंजर्वेशन हैज टू बी डन अलोंग द टू एक्सिस। एक्स के अलोंग भी मोमेंटम्स लिखे जाएंगे और वाई के अलोंग भी लिखे जाएंगे। ठीक है, तो मतलब दो इक्वेशंस आपको मिलेंगी, तो करो, कोशिश करो। सारे बच्चे ट्राई करें प्लीज। विभूति आप कहाँ थी? 2 दिन 2 क्लासेस में आप नहीं थी शायद। विभूति। मैम सर थी मैं। हाँ बेटा, कल तो नहीं दिखाई दी थी आप। थी? यस सर कल नहीं थी बट उसके पहले थी। अच्छा, वो कल कहाँ स्कूल चली की गई थी? एक्स्ट्रा क्लासेस थी सर। अरे मतलब स्कूल मैम की का एक्स्ट्रा क्लास। नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ गया था तो मैम ने 1 बजे का टाइम पकड़ लिया। अच्छा, हम लोग तो तो टाइम इसलिए पास करते हैं। यस सर। चलो ठीक है, इसको सॉल्व करो। हाँ तायरा बोलिए, कुछ कहना चाह रही हैं आप? चलो सर, हो गया ये। सर होने वाला। सर ये जो अच्छा 10 मीटर और हाँ, 8 मीटर वो इनिशियल है ना? yes, these are initial velocities before collision, और after collision की जो velocity है वो आपको calculate करनी है ना। ये जो v1 और v2 लिखा है मैंने, these are unknown velocities which you have to calculate। (14√3 and 28/√3)। अच्छा, I've got one answer and that is from Saksham। बाकी लोग भी ट्राई करके देखो क्या आंसर आ रहा है, बिकॉज मुझे भी आंसर नहीं पता। मैंने कोई एक रैंडम डेटा लिया है विच आई ऑल्सो हैव टू सॉल्व फॉर टू गेट द फाइनल रिजल्ट। तो इसलिए बाकी लोग भी ट्राई कर लें, उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ।
तारिक का है 6√3। हाँ बेटे बोलो हर्षित। सर मेरी शायद क्या पता कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है सर, लेकिन ये वेलोसिटीज जैसे 2v1 इक्वल्स -v2 आ जा रहा है, और जिससे वेलोसिटीज का पूरा टर्म ही कैंसिल हो जा रहा है। अच्छा सर ऐसा एक हो बार रहा है क्या? सर क्या पता मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक मुझे हो भी इसलिए। नहीं हो सकता है मेरे डेटा में भी कुछ गलती हो, क्योंकि दीज आर द रैंडम डेटा दैट आई एम टेकिंग, तो हो सकता है। चलो देख लेते हैं, मिलके नहीं कर नहीं लेते सर हैं। सर सॉरी सर, नहीं अच्छा वो तुमसे एक्चुअली गलती हुई है, नहीं सर, ये माइनस गलती हो गई। ठीक है। हाँ जी भाई बच्चों, तो v1 cos 30 की वैल्यू अगर आप लिखेंगे तो व्हाट इज दैट वैल्यू? तो v1 मतलब √3/2 v1 एंड √3/2 v2। ये वेलोसिटी हम रिजॉल्व कर रहे हैं, बिकॉज वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन इज नाइदर अलोंग एक्स एक्सिस एंड नॉट ओनली अलोंग वाई एक्सिस। मतलब इसकी वेलोसिटी अगर आप देखें कोलिजन के बाद, तो दैट इज एट सम एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो इसका मतलब इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे, एक एक्स एक्सिस के अलोंग भी और एक वाई एक्सिस के अलोंग भी। तो दैट इज व्हाई वी विल हैव टू फर्स्ट रिजॉल्व द वेलोसिटी, और उसके बाद फिर आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाओगे अलोंग एक्स एज वेल एज अलोंग अच्छा वाई सर, एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस क्लियर से है? वाई एक्सिस से दो इक्वेशंस आएंगे, उसको सॉल्व करना है। बिल्कुल बिल्कुल, दो अननोन है, तो यू नीड एटलीस्ट टू इक्वेशंस व्हिच यू विल हैव टू सॉल्व टू गेट द फाइनल आंसर। ओके इशिका बेटा, एक मिनट रुक जाओ, मैं भी सॉल्व कर लेता हूं, फिर यू कैन मैच योर आंसर्स। तो √3/2 v1 एंड √3/2 v2, और इधर अगर आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा सर? दिस विल बी v2/2 बिकॉज sin 30, और sin 30 की वैल्यू 1/2, एंड दिस इज v1/2। ठीक है, अब देखो एक्स एक्सिस के अलोंग दोनों बॉडी चल रही थी इनिशियली, है ना? तो अगर मोमेंटम का कंजर्वेशन अगर हम करें along x axis if I conserve the linear momentum, तो along x axis मैं लिख सकता हूं इनिशियल मोमेंटम देखो 40 प्लस ऑफ 16, राइट? मास इनटू वेलोसिटी प्लस मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम इज √3/2 v1 प्लस ऑफ √3/2 v2। ये v2 होगा, ठीक है? तो ये 56 हो गया। अगेन √3/2 कॉमन, v1 प्लस ऑफ v2, ठीक है? तो v1 प्लस ऑफ v2 इज इक्वल टू 56 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज हाउ मच? 112 Yes, sir. divided by √3. This is one of the equation that you have got, ठीक है? By applying the conservation along x axis. इसी तरह से अगर हम y axis के along momentum का conservation करें, Alvira, what is the momentum of the bodies along y axis before collision? सर जीरो। Alvira, very good, because there is no velocity of the सर bodies along y axis before the collision. सर ये Yes, वेलोसिटीज का सॉरी मास कहाँ गए? m1 कहाँ गई? v1 cos थीटा हुआ ना। अच्छा मास मैंने छोड़ दिया क्या? Yes, sir. Okay, sorry for that. तो 10 and this is 8, ठीक है? ये मास मुझसे छूट गया है, थैंक यू। अब देखो ये 5 हो जाएगा, ये 5 टाइम्स ऑफ √3 v1 प्लस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ √3 v2, तो ये 56 √3 कॉमन, सर आपने ये वेलोसिटीज ले ली 5 सर, v1 प्लस सर ऑफ आपने 4। वेलोसिटीज ले ली वो 10 और 8 वेलोसिटी, कहाँ पर वेलोसिटी 10 है? और 8 वेलोसिटीज है, 4 और 2 है मास तो। 4 and 2, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, तो ये 2√3 और ये √3 आ रहा है, राइट? तो ये 2√3 और √3 आ रहा है ना ये, यस तो yes ये sir. हो जाएगा √3 कॉमन ले लूं तो ट्वाइस ऑफ v1 प्लस ऑफ v2। इसका मतलब ट्वाइस ऑफ v1 प्लस ऑफ v2 इज इक्वल टू 56/√3। अब सही है इक्वेशन? ओके, y एक्सिस के अलोंग अगर हम देखें तो y एक्सिस के अलोंग इट इज 0, तो दिस विल बी रिटन 4 टाइम्स ऑफ v1/2 माइनस ऑफ
मास ऑफ द अनदर बॉडी इज 2 मल्टीप्लाइड बाय v2 by 2। माइनस क्यों है ये क्लियर है सबको? ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 2 4, तो ये आ जाएगा 2v1 माइनस ऑफ v2 इज इक्वल टू 0। यही तो आएगा। यस सर। क्लियर है सर? अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें तो v2 पॉजिटिव है इन फर्स्ट इक्वेशन और v2 नेगेटिव है इन द सेकंड इक्वेशन, तो अगर ऐड कर दोगे तो v2 से v2 कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 4v1 इज इक्वल टू 56 बाय रूट 3। करेक्ट है? अगर इक्वेशन Yes, 1 और sir. इक्वेशन 2 को ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो v2 will cancel out, this will become 4v1 is equal to 56 root 3। यहां तक नोट कर लो तो मैं आगे बताता हूं। यहां तक नोट कर लिया, मैं इरेज कर सकता हूं। आई एम इरेजिंग द क्वेश्चन पार्ट। अब देखो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, जस्ट ऐड 1 एंड 2, आप सिर्फ इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो, ऐड 1 एंड 2। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो v2 से v2 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम 4v1, 4v1 इज इक्वल टू 56 बाय रूट 3। सही है? तो 14 मतलब v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 बाय रूट 3। दिस इज द वेलोसिटी v1, and when you get the value of v1, v2 can also be calculated because v2 is equal to twice of v1। इस इक्वेशन से देखो v2 आपको दिखाई दे रहा होगा twice of v1, and as v2 is twice of v1, आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप इसकी डबल वैल्यू ले सकते हैं। तो v2 will be equal to v2 is equal to twice of v1, that is equal to 2 times of 14 by root 3। तो v2 की वैल्यू आ जाएगी 28 by root 3। Is it clear to all? Please tell me। मेरे पास कुछ आंसर्स आए थे। 56 3 by 3 root 3 112। इशिका कहाँ गलती हो गई? मुझे लगता है इशिका कहीं पर आपसे सिंपलीफिकेशन में गलती हुई है। कैलकुलेशन में गलती हो गया था। अच्छा, हर्षित यू हैव गॉट 28 root 3 and 56। तुमसे भी कहीं पर गलती हुई है हर्षित? ऐसा मुझसे बहुत द करेक्ट, हाँ, द करेक्ट आंसर इज गिवन टू मी बाय सक्षम। ये नोट करिए और बताइए, तो फिर आगे बात करें। ठीक है, चलो फिर आगे बात करते हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द कोलिजन, एंड नाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम एनी ऑफ द सोर्सेज दैट यू हैव। सोर्सेज कहने का मतलब एनी ऑफ द बुक ऑफ योर चॉइस, और यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम द असाइनमेंट दैट इज गिवन टू यू फ्रॉम आवर साइड। ठीक है, नाउ वी गोइंग टू डिस्कस द लास्ट टॉपिक विच इज पावर। है ना, लास्ट टॉपिक क्या है? पावर। This is the last topic of this chapter that we are going to discuss। और ये लास्ट टॉपिक है सर हमारा पावर। अब पावर के मतलब को समझते हैं, पावर का क्या बेसिक मतलब है, कैसे पावर क्या, पावर की यूनिट क्या है। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है बेटा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज वेरी स्मॉल टॉपिक। ठीक है, और इसमें बहुत ज्यादा कोई बड़ी चीजें नहीं है, बहुत छोटी सी चीजें हैं इससे रिलेटेड, तो इसलिए इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो हम इसको जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे, और आपको भी, मेरे हिसाब से आपको भी ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, एज आई होप। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई इशू हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं मुझसे। चलिए पावर की बात करते हैं। तो देखो सर, सबसे पहली बात, हमने सबसे पहली चीज जो इस चैप्टर में पढ़ा था दैट वाज वर्क। हमने सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था इस चैप्टर में, वो पढ़ा था वर्क। फिर उसके बाद जो कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने वो एनर्जी है, और तीसरा जो कॉन्सेप्ट है, द थर्ड कॉन्सेप्ट, वो जो आप पढ़ने वाले हैं वो पावर है। तो एक्चुअली में हम जितना भी किसी भी बॉडी पे वर्क करते हैं, वो उस बॉडी में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, ये हमें पहले ही से पता है, ये तो हमें ऑलरेडी आइडिया है। अच्छा, आपने अगर देखा होगा तो कोई इंसान कम समय में ज्यादा काम कर लेता है। यू मे हैव सीन अराउंड यू, राइट, कि मान लो कि सम ऑफ योर फ्रेंड इज मोर एक्टिव एंड ही परफॉर्म्स मोर वर्क इन अ स्मॉलर वैल्यू ऑफ टाइम। मतलब, या फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कि आपका कोई स्कूलमेट है जो 2019 BC में, जब व्हेन यू यूज्ड टू गो टू योर स्कूल, तो इन दैट केस यू मे हैव सीन कि कोई स्टूडेंट होता है जो स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव होता है ना, बहुत जल्दी भागता है, दौड़ता है स्पोर्ट्स के मामले में। ठीक है, वो देखा होगा आपने। तो आप ये कह सकते हो कि वो ज्यादा वर्क करता है इन अ वेरी स्मॉल टाइम।
ठीक है। अगर उसी में कोई लेजी बंदा हो और उसको कहा जाए कि भाई दौड़ना है, तुमने भागना है या कुछ करना है, तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा टू परफॉर्म द सेम अमाउंट ऑफ वर्क। क्लियर है? इसका मतलब यह है कि भाई जो ज्यादा, आप ऐसा नहीं कहते कि भाई जो ज्यादा काम कर रहा है, ठीक है, जितने कम टाइम में, हम कहते हैं कि वो उतना ज्यादा उसके अंदर पावर है। कहते हैं ना कि वो उतना ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, नॉर्मल शब्दों में तो हम यही कहते हैं। इसी तरह से अगर कोई बहुत कम काम कर रहा है इन अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम, तो हम कहते हैं कि वो उतना कम पावरफुल है। आपने डेली लाइफ में यूज किया होगा ना कि वो बंदा बहुत पावरफुल है। तो ये पावरफुल तो हम किसी और सेंस में यूज करते हैं इन डेली लाइफ, बट इन द केस ऑफ फिजिक्स, पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब आप कितना काम कर रहे हो, हाउ मच ऑफ द वर्क यू आर डूइंग इन हाउ मच ऑफ टाइम। ठीक है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज योर पावर। इसी को हम कहते हैं टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब वर्क अपॉन टाइम इज नोन एज पावर। तो मोर वर्क यू डू इन अ लेस वैल्यू ऑफ टाइम, मोर पावरफुल यू विल बी कॉल्ड एज, and less work you do in a large value of time, less powerful you will be called as according to physics। क्लियर है? तो पावर का बेसिक मतलब क्या है? पावर का बेसिक मतलब है वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, मतलब पावर को हम सिंपली कह सकते हैं इट इज टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या कह सकते हैं? टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। मेरी बात सुन पा रहे हो? यस यस है सर। ना? बोलो। इसका मतलब इस केस में हम एवरेज पावर को डिफाइन करते हैं। मान लो मैंने टोटल वर्क किया, एवरेज क्यों कह रहा हूं? बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द टोटल वर्क। तो सर क्या इंस्टेंटेनियस भी होगा? ऑफ कोर्स इंस्टेंटेनियस भी होगा, बट फर्स्ट आई एम डिफाइनिंग एवरेज पावर। तो एवरेज पावर आप क्या लिखेंगे? वर्क डन, मतलब टोटल वर्क डन इन अ गिवन वैल्यू ऑफ टाइम, इन अ टोटल वैल्यू ऑफ टाइम। तो कितना आपने वर्क किया कितने टोटल टाइम में, दैट विल बी सिंपली कॉल्ड एज एवरेज पावर। अच्छा, एक बात आपको पता है एक बात आपको पता है कि आप जितना वर्क करोगे, दैट वर्क ऑल्सो गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन अ बॉडी। वो वर्क बॉडी के अंदर किस फॉर्म में स्टोर होता है? एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है ना। तो इसका मतलब है कि पावर को आई कैन इवन राइट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, है ना। क्या लिख सकते हैं हम इसको? हम एनर्जी अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं। तो पावर को आप या तो वर्क अपॉन टाइम लिख सकते हो या एनर्जी अपॉन टाइम भी लिख सकते हो, बिकॉज वर्क एंड पावर, वर्क एंड एनर्जी हैज अ रिलेशन। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू परफॉर्म वर्क, और आप जितना वर्क करते हो वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एवरेज पावर कैन आइदर बी रिटन इन टर्म्स ऑफ वर्क और इट कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। अब आते हैं सर हम इसके कुछ और चीजों पे कि व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट, पहली बात, एंड व्हाट इज इट्स डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला तो मैं पहले ही सिखा चुका हूं आप लोगों को इन द केस ऑफ चैप्टर डायमेंशन। ठीक है, अब आते हैं इसकी यूनिट क्या होगी। तो एसआई यूनिट अगर हम लिखें इसका, एसआई यूनिट ऑफ पावर, तो देखो एसआई यूनिट ऑफ पावर लिखोगे तो वर्क के लिए हम लिखते हैं जूल और टाइम के लिए हम लिखते हैं सेकंड। मतलब अगर एक जूल का काम एक सेकंड में आप कर रहे हो, इफ यू आर डूइंग अ वर्क ऑफ 1 जूल इन अ टाइम ऑफ 1 सेकंड, तो इस केस में जो आपका पावर है दैट इज कॉल्ड एज 1 जूल पर सेकंड। दिस पावर इज कॉल्ड एज इक्वल टू 1 वॉट। ठीक है, तो पावर की जो एसआई यूनिट है दैट इज वॉट, है ना। और एक वॉट का क्या मतलब है? एक वॉट का मतलब है कि एक जूल का वर्क इन 1 सेकंड ऑफ टाइम इज नोन एज 1 वॉट। इसी का दूसरा यूनिट हो सकता है किलोवाट, और आपको पता है कि किलो जहां पर भी लग जाए इसका मतलब है 10 टू द पावर 3 किलोवाट, जिसको हम 1 के डब्ल्यू ऐसे भी लिखते हैं। तो इसका मतलब होगा 10 टू द पावर 3 वॉट। एक और पावर की यूनिट है जिसको हम हॉर्स पावर कहते हैं। ठीक है, पहले पहले के टाइम में या बड़ी मशीन्स के लिए अभी भी हॉर्स पावर यूज किया जाता है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। ठीक है, ये बहुत पुरानी यूनिट है पावर की। इसी को हम लिखते हैं 746 वॉट। तो दीज आर द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द पावर। ठीक है, वो या तो वॉट होगा, किलो वॉट होगा या हॉर्स पावर होगा, आउट ऑफ विच द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। वॉट। व्हाट? ठीक है, इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, इसको नोट कर लो।
डन सर। वेरी गुड। तो आप सुनिए सर, ये तो हो गई बात पावर की। अब इससे पहले कि मैं इंस्टेंटेनियस पावर डिफाइन करूं, उससे पहले मैं आपको एक और पॉइंट डिफाइन करना चाहता हूं, विच इज एक्चुअली द रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल्स। किलोवाट आवर और जूल का एक छोटा सा रिलेशन है, विच कैन बी यूज्ड इवन इन क्लास 11th, सॉरी इवन इन क्लास 12th व्हेन यू विल स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिकल पावर। तो रिलेशन बिटवीन, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। जूल और किलोवाट आवर का क्या रिलेशन? 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स, ये अगर हम रिलेशन देखना चाहते हैं तो पहली बात तो समझो कि 1 किलोवाट आवर है ना, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 1 किलोवाट का पावर कितनी देर तक हम कंज्यूम कर रहे हैं? 1 आवर तक। लिसन टू मी केयरफुली, अगर नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछिएगा कि भाई आपको एक बात मालूम है कि पावर क्या होता है बेसिकली? पावर इज द यूनिट ऑफ, सॉरी पावर क्या होता है बेसिकली? तो आप कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो पर यूनिट टाइम, या कितना वर्क आप कर रहे हो पर यूनिट टाइम, यही तो पावर है ना। इसका मतलब अगर पावर को आप सर ऐसे लिख रहे हो, पावर इज इक्वल टू एनर्जी या वर्क डन, मान लो कि फॉर इंस्टेंस अगर मैंने एनर्जी लिख दिया तो एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अग्रीड और नॉट? टेल मी यस और नो। यस सर। एनर्जी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, विदाउट एनी डाउट मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो एक बात बताइए सर, एनर्जी की यूनिट जूल होती है, पावर की यूनिट किलोवाट या वॉट होती है, और टाइम की यूनिट क्या होती है? टाइम की यूनिट सेकंड्स होती है। तो मान लो अगर मैंने इसको आर में ले लिया, तो एक बात बताइए कि सर अगर मुझसे कोई कह ले कि मैंने कितना एनर्जी कंज्यूम किया अगर मैंने 1 किलोवाट पावर यूज किया है 1 घंटे तक, फिर से सुनिएगा, अगर मैंने 1 किलोवाट का पावर 1 घंटे तक कंज्यूम किया है फॉर 1 आवर, तो मैंने कितनी एनर्जी कंज्यूम की? पावर अगर 1 किलोवाट है जो मैं 1 घंटे तक यूज कर रहा हूं फॉर 1 आवर, तो मैंने कितनी एनर्जी कंज्यूम की? ये बात प्रैक्टिकली समझो। एक्चुअली में तुम्हारे घर में जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है उसमें व्हाट यू कंज्यूम इज द इलेक्ट्रिकल पावर। अब क्या कंज्यूम करते हो? वो जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो क्या है? वो यस यस हर्षित, यू आर राइट। वो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है वो बेसिकली क्या है? वो बेसिकली आपको बताता है कि आपने कितना पावर कंज्यूम किया है इस पूरे मंथ में, ठीक है? दैट इज द यूनिट, है ना। और एक यूनिट किसके बराबर होती है? एक यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी बिल की एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट पर आवर। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का 1 किलोवाट का पावर आप 1 घंटे तक यूज करोगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी की लैंग्वेज में 1 यूनिट कहलाएगा, और वो इलेक्ट्रिसिटी के बिल में 1 यूनिट लिखा आएगा। इसका मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आपका कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, फॉर एग्जांपल मान लो एयर कंडीशन है, एसी, एंड इट टेक्स अ पावर ऑफ 1 किलोवाट, वो 1 किलोवाट का पावर वो कंज्यूम करता है। तो अगर मान लीजिए कि वो आपने एसी 1 घंटे तक चलाया तो 1 किलोवाट का पावर उसने कंज्यूम करा, और कितनी देर तक कंज्यूम करा? 1 घंटे तक, ठीक है। तो ये जो एनर्जी आप कंज्यूम करेंगे, दैट एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड सिंपली बाय मल्टीप्लाइंग द पावर एंड टाइम, ठीक है। तो एनर्जी आपने कितना कंज्यूम करा है? 1 किलोवाट आवर, यही तो कंज्यूम करा। तो इसका मतलब है कि सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि एनर्जी के लिए अगर मैं लिखूं इसको, एनर्जी के लिए मैंने पावर लिखा 1 किलोवाट और टाइम लिया मैंने आवर्स में, ठीक है। तो अगर मैंने ऐसा लिखा तो 1 किलोवाट को मैं क्या लिख सकता हूं सर? 1 किलोवाट को मैं अगर जूल के टर्म्स में लिखूं तो पहली बात तो ये 1 किलोवाट को हम 10 टू द पावर 3 वाट लिख सकते हैं या नहीं? इज इट क्लियर टू ऑल? एवरीवन इज कन्विंस्ड विद दिस? प्लीज टेल मी यस और नो। यस सर। यस सर। यस सर। और आवर को अगर मान लो मैं सेकंड में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो आवर में 60 मिनट्स होते हैं, एंड अगेन मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए अगेन यू विल मल्टीप्लाई इट विद 60। अच्छा 10 टू द पावर, ये सेकंड हो गया ना, ये सेकंड हो गया। तो अगर मान लो 10 टू द पावर 3 वॉट है तो इसी को तो हम जूल सेकंड भी कहते हैं, ठीक है। वॉट को ही जूल सेकंड भी तो कहते हैं, जूल पर सेकंड। इनटू this will be 3600 seconds, so undoubtedly this second and this second will cancel out, तो what you will get is 10 to the power 3 और ये 3600, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो it will become equal to 3.6 into 10 to the power 6 joules. This is your energy. मतलब अगर आपने 1 किलोवाट का पावर 1 घंटे तक कंज्यूम करा है, if you have consumed the power of 1 kilowatt for 1 hour, इसका मतलब है आपने एनर्जी कितना कंज्यूम करा? You have consumed energy of 3.6 into 10 to the power 6 joules. Is it understood? यस सर। प्लीज इसको नोट करिए। Yes, अब sir. एक और चीज मैं, वेरी गुड, एक और चीज मैं डिफाइन करूंगा विच इज इंस्टेंटेनियस पावर।
तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर उसको डिफाइन करके फिर एक दो क्वेश्चंस करते हैं, एंड देन वी विल बी एबल टू कंप्लीट द चैप्टर। सर ये बस इतना ही है, मतलब इसके बाद जो जैसा आपने बोला किसके बाद छोटे? इसके बाद लास्ट इंस्टेंटेनियस ही है। हाँ, ओके अगर कितने दिन से पढ़ रहे हैं ये भी तो देखो। जैसे मुझे लगा पावर क्या पता बड़ा टॉपिक होगा। ना ना, पावर मैंने पहले ही कहा, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। अब वो पावर डिफरेंट केसेस में जैसे अब वो 12th में आपको इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ाया जाएगा, अभी तो ये जनरल पावर है विच इज आल्सो कॉल्ड एज मैकेनिकल पावर। ठीक है, कि आपने कितना वर्क किया या मैकेनिकल एनर्जी कितना आपने कंज्यूम किया या आपने रिलीज किया पर यूनिट टाइम, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज मैकेनिकल पावर। अब इसी पावर के अलग अलग रूप हो सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल पावर एक और रूप है पावर का। समझ में आई बात? नोट कर लिया बेटा, आगे बढ़े। यस सर। अब दूसरी बात सुनिए, द लास्ट टॉपिक ऑफ पावर इज और ऑफ दिस चैप्टर इज इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, अब आखिरी टॉपिक क्या है? इंस्टेंटेनियस पावर। ये जो अभी हमने पहले फॉर्मूला लिखा था पावर का, उसमें साफ साफ मैंने डिफाइन किया था कि दैट पावर इज एवरेज पावर। द रीजन वाज वेरी ऑब्वियस कि उसमें हमने टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम किया था। वी डिवाइडेड द टोटल वर्क बाय टोटल टाइम, दैट इज व्हाई वी गॉट एवरेज पावर, राइट? अब दूसरा जो पावर है बेटा इंस्टेंटेनियस पावर, कौन मुझे इसकी डेफिनेशन देगा? हु विल डिफाइन दिस इंस्टेंटेनियस पावर? इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब होता है? हु विल डिफाइन दिस टर्म? पर्टिकुलर कर सकते हो तुम ऑब्वियसली। इंस्टेंटेनियस पावर का क्या मतलब हुआ कि दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज पावर, या पावर ऑफ द बॉडी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट विल बी कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस पावर। अरे भाई ये कोई नई, एक मिनट रुकना। हाँ जी मेरे बच्चों, what we were talking about इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर का क्या मतलब? देखो अभी जो आपने पावर निकाला ना, जब आपसे मैं ये कहता हूँ पी एवरेज, पी एवरेज का क्या मतलब बोला था मैंने? टोटल वर्क डन, है ना भाई? टोटल वर्क डन इन टोटल टाइम। इसका मतलब मान लो कि मैंने 100 जूल का वर्क किया इन अ टाइम ऑफ 1 आवर। ठीक है भाई मोहना, आई डिड अ वर्क ऑफ 100 जूल इन टोटल टाइम ऑफ 1 आवर। तो ये तो टोटल वर्क मैंने किया ना, विच इज 100 जूल, कितने टाइम में? इन अ टोटल टाइम ऑफ 1 आवर। ठीक है, ये टोटल वर्क हमने किया। बट अगर हमसे कोई पूछ ले कि मैंने किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेकंड पे कितना वर्क किया या सेकंड सेकंड पे कितना वर्क किया, या व्हाट इज द वर्क डन बाय मी ऑन 30th सेकंड, तो वो हम कैसे निकालेंगे, है ना? तो दैट पावर विल बी सिंपली कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस पावर। उस पावर को क्या कहेंगे बच्चों? इंस्टेंटेनियस पावर। और इंस्टेंटेनियस पावर का क्या फॉर्मूला होता है? कुछ नहीं, डिफरेंशिएशन करना होता है। तो इंस्टेंटेनियस पावर का क्या मतलब होगा? dw by dt। भाई इससे पहले आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड सुना था ना? यस सर। अरे क्या हो गया, ये वही चीज तो है। अच्छा, इसी को हम एक और तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान से देखो, d by dt। Who will tell me what can I write the work in terms of force? हम वर्क को कैसे लिख सकते हैं? वर्क को हम कैसे लिख सकते हैं? Fs, that is force into displacement. Is everyone convinced with this? The force यस सर। into displacement, sir. correct है? तो force into displacement, इसका मतलब बेटे इंस्टेंटेनियस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं F dx by dt। तो इंस्टेंटेनियस को हम कैसे लिख सकते हैं? इंस्टेंटेनियस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं F multiplied by v। यस सर। है ना? Because dx by dt is what? dx by dt is velocity, है ना? dx velocity है। यस। अच्छा बेटा एक बात मैं आपसे पूछूं कि फोर्स कैसी क्वांटिटी? इज इट स्केलर और वेक्टर? वेक्टर। वेक्टर। वेलोसिटी? सर वेक्टर। वेरी गुड, वेलोसिटी भी वेक्टर, ये भी वेक्टर रहा। बहुत प्यारी बात भाई। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि अगर इफ वेलोसिटी इज वेक्टर एंड दिस इज आल्सो वेक्टर, तो मुझे एक बात बताइए कि
ये जो प्रोडक्ट आपने किया है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी और उसका रिजल्ट क्या आया है, पावर आया है, तो मुझे एक बात बता सकते हो, पहले तो ये बताओ कि पावर कैसी क्वांटिटी है, इज इट ए स्केलर और वेक्टर, व्हाट काइंड ऑफ क्वांटिटी इज पावर, पावर कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, पावर कैसी क्वांटिटी बच्चों, स्केलर है, ठीक है, पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी, राइट। अब अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि अगर पावर स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर है, यस तायरा, गुड, तो पावर स्केलर क्वांटिटी, तो मुझे एक बात बताओ कि फोर्स और वेलोसिटी का जो ये प्रोडक्ट आपने किया, ये कैसा प्रोडक्ट है, क्योंकि आपको याद करो कि वेक्टर का प्रोडक्ट दो टाइप में से कोई सा भी हो सकता है, इट कैन बी आइदर डॉट प्रोडक्ट और इट कैन बी क्रॉस प्रोडक्ट, एम आई करेक्ट, या तो वो डॉट प्रोडक्ट हो सकता है या वो क्रॉस प्रोडक्ट हो सकता है, तो ये कैसा प्रोडक्ट है, सक्षम का मेरे पास आंसर आ गया है, कोई और कौन बताएगा कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट इज इट, जी प्रोडक्ट। सर डॉट मैंने कौन सा भेज दिया। प्रोडक्ट बेटा, वेरी गुड हर्षित, आपने भी भेज दिया, गुड, इट्स अ डॉट प्रोडक्ट, कैसा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, व्हाई इट इज अ डॉट प्रोडक्ट, बिकॉज सर एक बात तो ऑब्वियस है ना कि ये डॉट प्रोडक्ट है, तभी तो ये डॉट प्रोडक्ट है, तभी तो हम ये कह सकते हैं कि भाई पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो एज पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी, ऑब्वियसली ये दोनों जो वेक्टर है उनके जो प्रोडक्ट होना चाहिए, दैट शुड बी अ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, दैट शुड बी अ डॉट प्रोडक्ट, क्लियर। यस सर। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, P इंस्टेंटेनियस इज F डॉट V, दिस इज बेसिकली द डॉट प्रोडक्ट, इस बात का ध्यान रखिएगा। डन सर। हो गया, Done, sir. Yes, sir. very good, so we have done the part of power, we have discussed about the instantaneous and as well as average power, so we have already discussed about the two powers, so अब we will be solving few question based on the concept of power to complete this chapter, right। तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, बहुत कोई रॉकेट साइंस क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तो एक क्वेश्चन देखिए सर, एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, यू डोंट हैव टू राइट द क्वेश्चन, आई विल जस्ट डिक्टेट इट, वेयर यू डोंट हैव टू राइट द क्वेश्चन, बस जो इंफॉर्मेशन है वो अगर आप चाहें तो लिखेंगे। The human heart discharges 75 milliliter of blood at each beat against a pressure of 0.1 meter of mercury। मैं ये बात तो लिखनी पड़ेगी भाई, the human heart discharges 75 milliliter of blood at each beat against a pressure of 0.1 meter of mercury, ठीक है। आपसे कहता है कैलकुलेट द पावर ऑफ हार्ट अज्यूमिंग दैट द पल्स फ्रीक्वेंसी इज 80 बीट पर सेकंड, ठीक है, पावर ऑफ हार्ट निकालना है आपको, और इसमें आपको क्या अज्यूम करना है, पल्स फ्रीक्वेंसी, थोड़ा सा बायो वाला सवाल हो गया ये, पल्स फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कितना गिवन है, 80 बीट्स पर सेकंड, है ना, और मरकरी की जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ मरकरी is equal to 13.6 into 10 to the power 3 kg per meter cube, ये डेंसिटी। पहले ये क्वेश्चन नोट करो, मिलके सीखेंगे। पहले ये क्वेश्चन नोट करो, मिलके सीखेंगे।
लिख लिया आपने? क्वेश्चन लिख लिया सबने? वेट सर। ओके, मैं वेट कर लूं। डन सर। हो गया भाई बच्चों? ये थोड़ा ज्यादा बेहतर क्वेश्चन हो गया। एनीवेज चलिए समझते हैं। बच्चों सॉल्व करूं? जी सर। ठीक है, मेरी बात सुनिए। The human heart discharges 75 milliliter of blood at each beat. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि the volume of the blood which is being discharged by the heart is 75 millimeter. आपका वो जो दिल धड़कता है ना, हार्ट बीट आपने सुना होगा, और जिनके पास बायो है दे ऑल नो कि व्हाई डज हार्ट बीट्स, ठीक है, जस्ट टू पंप द ब्लड, है ना, वो सब आप लोगों को मालूम है, मुझसे ज्यादा अच्छा आप जानते हो। तो ये कितना ब्लड पंप कर रहा है? तो इट इज पंपिंग ब्लड आउट इक्वल टू okay, it pumps out a blood of 75 milliliter, right? So this is the volume of the blood which is being pumped out by the heart. ठीक है, एक बीट में कितना वो ब्लड पंप आउट करता है? वो 75 मिलीमीटर करता है। तो इसका मतलब है कि द वॉल्यूम व्हिच इज बीइंग पम्प्ड आउट इज 75 मिलीलीटर। मिलीलीटर इज नॉट द एसआई यूनिट, सो वी विल कन्वर्ट इट इनटू मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब में अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो इट वुड बी 75 into 10 to the power minus 6 मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब। क्लियर हो गई बात? टेल मी यस और नो। यस सर। यहां तक क्लियरिटी है? आगे बढ़े, बोलो। यस सर। अच्छा, ये तो 75 मिलीलीटर ब्लड उसने पंप कर दिया बाहर, है ना? बाहर मतलब बॉडी के अंदर। यही तो करता है ना कि बाकी बॉडी से ब्लड लेके फिर पंप करता है उसको बाहर की तरफ, डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड जो भी होता है, जो भी तामझाम है वो सब। अब मुझे एक बात बताओ कि हार्ट का जो बीट है ना, हार्ट बीट अगेंस्ट अ प्रेशर ऑफ, मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, ईच बीट हार्ट जो ये ब्लड पंप कर रहा है वो पंप कर रहा है अगेंस्ट अ प्रेशर ऑफ 0.1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, सॉरी 0.1 मीटर ऑफ मरकरी। इसका मतलब मैं अभी समझाऊंगा। पहले तो मुझे एक बात बताओ, बायो वाला है कोई हम में से? यस सर। मैं तो नहीं हूं। यस सर। वेरी गुड। आप लोगों ने ये सुना होगा ना कि जब भी हार्ट क्लोज होता है, उसके वाल्व्स क्लोज होते हैं फिर ओपन होता है, तो क्या प्रेशर का चेंज आता है या नहीं आता है? आता है। यस आता है। आता है ना? तो अच्छा एक बात बताओ कि जब ब्लड पंप आउट करता है वो, है ना, तो प्रेशर ज्यादा होता है या पंप इन करने में प्रेशर ज्यादा होता है? इन विच केस द प्रेशर इज हायर? हार्ट का प्रेशर कब ज्यादा होगा? ब्लड को बाहर पंप करने में या बाकी बॉडी से अंदर लाने में? आउट। भाई बाकी लोगों को नहीं समझ, बाकियों के पास बायो नहीं है क्या? भाई ब्लड नो को सर। जब हार्ट से बाहर निकलेगा, तो अगर जिनके पास नहीं है वो सुन लें, प्रेशर ज्यादा तब होगा व्हेन इट विल पंप आउट द ब्लड। व्हाई? बिकॉज एक बात याद रखो, लिक्विड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर। फिर से सुने, लिक्विड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो अगर हार्ट पे प्रेशर ज्यादा होगा व्हाइल पंपिंग आउट द ब्लड, तभी तो वो लिक्विड वहां से हार्ट से निकल के बाकी पोर्शन ऑफ द बॉडी में भागेगी। अगर मान लो हार्ट पे ही प्रेशर कम है ना, तो इसका मतलब है कि अभी भी बाकी बॉडी के पार्ट से ब्लड कहाँ आएगा? हार्ट में आएगा। हमेशा याद रखो, लिक्विड फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। बात समझ में आई? तो यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि हार्ट जो ब्लड को पंप कर रहा है वो कितने प्रेशर पे कर रहा है? हार्ट इज पंपिंग आउट द ब्लड एट अ प्रेशर ऑफ हार्ट इज पंपिंग आउट द ब्लड एट अ प्रेशर ऑफ हार्ट इज पंपिंग आउट द ब्लड एट अ प्रेशर ऑफ 0.1 मीटर ऑफ मरकरी। कितना? फिर से बोलो बेटे। 0.1 मीटर ऑफ मरकरी। मरकरी। अब यहाँ पर देखो, आप में से केमिस्ट्री तो पढ़ा होगा ना सबने? यस सर। मुझे एक बात बताओ, प्रेशर की यूनिट क्या होती है? व्हाट आर द यूनिट्स फॉर प्रेशर?
पास्कल, एटमॉस्फेयर, एम बार। वेरी गुड। पास्कल होती है, एटीएम होती है, बार होती है, टॉर होती है। या कभी आपने ये सुना है कि प्रेशर को हम मरकरी के हाइट के टर्म्स में भी मेजर कर सकते हैं? यस सर, सुना है ना? तो प्रेशर को अगर हम हाइट के टर्म्स में मेजर करें, हाइट ऑफ मरकरी के टर्म्स में, तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि ये जो हार्ट का प्रेशर है वो 0.1 मीटर ऑफ मरकरी है। इसका मतलब कि अगर आप किसी ट्यूब के अंदर 0.1 मीटर लेंथ की मरकरी रख दें आप, तो इसका जो प्रेशर होगा ना, ड्यू टू दिस 0.1 मीटर ऑफ मरकरी, इतना प्रेशर हार्ट का है व्हेन इट पंप्स आउट द ब्लड। यस सर, नहीं समझे? मतलब जितना 0.1 मीटर मरकरी कॉलम का प्रेशर होगा, उतना ही हार्ट का प्रेशर है। तो क्वेश्चन अराइजेस कि भाई 0.1 का प्रेशर होगा कितना? तो आप लोगों ने केमिस्ट्री में अनडाउटेडली ये सारी चीजें पढ़ी होंगी, प्रेशर, वॉल्यूम। आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है केमिस्ट्री में, गैस वाला चैप्टर? जी सर। कोई बोल नहीं रहे, सब एकदम चुप हो गए। प्रेशर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे बच्चों, रो GH। हाँ सर। ठीक है, अगर आप अब आपको भी अगर न भी समझ में आए तो याद रखिएगा, प्रेशर रो GH लिखा जाता है, वेयर रो इज डेंसिटी। और किसकी डेंसिटी हम लिखेंगे? मरकरी की, क्योंकि यहाँ पर मरकरी के टर्म्स में गिवन है चीजें। इनटू 10 मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितना है? 0.1। तो अगर ये पूरा सॉल्व करोगे तो ये प्रेशर कितना आ जाएगा पता है? ये पूरा अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा? जितना भी आ जाएगा 13.6 into 10⁻³ आएगा। ठीक है, into 10⁻³ G क्यों? G is acceleration due to gravity सक्षम। प्रेशर इज इक्वल टू रो GH होता है। हाइट के साथ प्रेशर वेरी करता है ना, हाइट के साथ, डेप्थ के साथ, तो फॉर्मूला होता है रो GH। वो हम आगे पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में, सो डोंट वरी, अभी तो बस ये फॉर्मूला याद रखो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, प्रेशर आपको पता है, वॉल्यूम पता है, कोई मुझे वर्क बता सकता है? अगर केमिस्ट्री में गैसेस पढ़ा है आपने तो मुझे ईमानदारी से पता हो, पहले गैसेस आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में? यस सर। भाई एक ही बच्चे ने पढ़ा है, बाकी लोग सन्नाटे में नहीं पढ़ा है अभी। वर्क का एक फॉर्मूला प्रेशर के टर्म्स में, वेरी गुड हर्षित, वर्क का फॉर्मूला प्रेशर के टर्म्स में भी होता है, दैट इज PV। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि वर्क डन बाय अ गैस और अ लिक्विड कैन आल्सो बी रिटन एज प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। कुछ तो बोलो। P का मतलब यहाँ पर प्रेशर है, पावर नहीं है। P मतलब प्रेशर और V मतलब वेलोसिटी नहीं है, वॉल्यूम है। अरे कुछ तो बोलो। यस सर, यस सर, Yes, sir. तो पावर आप कैसे लिखेंगे? पावर लिखेंगे वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन की जगह आप लिखेंगे PV डिवाइडेड बाय टाइम। तो प्रेशर कितना आ गया आपका? प्रेशर आ गया 13.6 इंटू 10⁻³ वॉल्यूम कितना है आपका? 75 इंटू 10⁻⁻6। और टाइम कितना बेटा गिवन है? क्वेश्चन पढ़ के बताओ तो कितना टाइम गिवन है? 1 सेकेंड। टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड है, 1 मिनट है, क्या है? बीट्स पर सेकंड कह रहा है तो 1 सेकेंड। वो बीट पर सेकेंड वो ये कह रहा है, कैलकुलेट द पावर ऑफ हार्ट अज्यूमिंग दैट द पल्स इस बात को समझिए, पल्स फ्रीक्वेंसी इज 80 बीट पर सेकंड, वो कह रहा है ना। तो 80 बीट पर सेकंड का मतलब आप समझ रहे हैं कि एक सेकंड में 80 टाइम्स हार्ट वो करता है, बीट करता है। मतलब 80 टाइम्स वो क्लोज ओपन करता है अपने आप को। कितनी देर में? एक सेकंड में, ऐसा कुछ कह रहा है वो। सर 1/80। नहीं समझे? मैं बताता हूँ। ये जो टाइम है यहाँ पर, उसने टाइम के बारे में बोला नहीं है, तो आप एक क्वेश्चन में एक और ऐड कर लें कि आप लिख लीजिए पावर इन 1 मिनट लिख लीजिएगा। पावर कितना लिख लीजिएगा? 1 मिनट। ठीक है, पावर ऑफ हार्ट इन 1 मिनट लिख लीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। सर ये 80 बीट पर मिनट नहीं होना चाहिए? यस सर, इट शुड बी 80 बीट पर मिनट होना चाहिए। हाँ पर मिनट होना चाहिए, मैंने सेकंड कर दिया। ये सेकंड तो बहुत खतरनाक हो जाएगा, ये तो कुछ मतलब सुपर हीरो टाइप का ये कोई होगा। 80 बीट पर मिनट है बेटा, ये पर मिनट है, नॉट सेकंड। तो यहाँ पर ये मिनट आएगा, और मिनट को आप किस में कन्वर्ट करोगे? 60 में। और कितना? ये तो एक बीट का हुआ ना, और कितने बीट है? 80 बीट्स। तो 80 से मल्टीप्लाई करो। अब देखो अच्छे से, किसको नहीं पल्ले पड़ा वो मुझसे पूछे, बाकी लोग इसको नोट करें। यहाँ पर 2 काम मैंने किया है जो आपके लिए थोड़ा अजूबा होगा, विदाउट एनी डाउट। एक तो काम मैंने किया है कि वर्क डन मैंने लिखा है प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, दिस इज व्हाट आई हैव रिटन।
एक तो मैंने ये लिखा है प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम इज द वर्क डन, पहला तो ये लिखा है मैंने, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या लिखा है, बोलो, अरे वर्क क्या हो डन गया, इक्वल्स टू पीवी। पीवी। ये दो अजूबी बात है जरा सी जो आपको दिक्कत दे सकती है, मगर अभी फिलहाल के लिए इसको रट के काम चला लो, इतना नोट करो और जहां नहीं समझ में आए पूछो। सर नोट कर लिया सबने? यस सर। सर हमने इसे 80 से मल्टीप्लाई किया। 80 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि ये जो आपका वर्क डन है ना, ये जो वर्क डन, ये वाला पार्ट, ये सिर्फ एक बीट में ब्लड को पंप करने का वर्क डन है, ये एक बीट का है, ठीक है। और एक बीट को जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, वो 60 सेकंड थोड़ी ना लगेगा, 1/60 लगेगा। ओके ओके सर, नहीं आ तो रही ये बात समझ? पावर ऑफ हार्ट भी सर 80 बीट्स कह रहा होगा ना? हाँ, ऑब्वियसली ये 80 बीट में जो पावर हार्ट के द्वारा लगा है, ठीक है, वो निकल के आएगा इसमें इन 1 मिनट, क्योंकि 1 मिनट में एक बार तो हार्ट नहीं वो कर रहा ना बीट, वो 80 टाइम्स कर रहा है बीट, तो 1 मिनट के पावर में आप 80 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि एक चीज जो है वो हार्ट बार बार कर रहा है, और कितनी बार कर रहा है, तो 1 मिनट में 80 बार कर रहा है, 80 टाइम्स द हार्ट इज डूइंग द सेम थिंग, ठीक है, इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में जो पावर निकलेगा वो क्या निकलेगा, वर्क डन डिवाइडेड बाय 1 मिनट मल्टीप्लाइड बाय 80, क्योंकि 80 बार ऐसा हुआ है। जी सर समझ गया, जी समझ गया सर, समझ गया। सबने नोट कर लिया सर? सर सबने नोट कर लिया, प्लीज बोलो। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a man of 60 kilogram carrying, हर्षित इसका जो आंसर आएगा, फाइनल आंसर, दैट वुड बी अप्रोक्सीमेटली 1.33 watt. Man of 60 kilogram carrying a body उतना ही है, वो पॉइंट ले लेंगे। of mass 20 kilogram climbs up a staircase having 20 steps, and each step is of height 0.2 meter. क्लियर हो गई बात? If he takes 10 seconds to climb up, find his power. करिए, ये तो आसान क्वेश्चन है। पावर निकालना है of a man who is himself of mass 60 kilogram and is carrying a mass of 20 kilogram, and it is climbing up the staircase of each step of height 0.2 meter, and there are 20 steps in the staircase. तो उसको जो टोटल टाइम लग रहा है, that is if it is equal to if he takes a total time of 10 seconds to climb up the steps, तो आपको बताना है कि what is his power.
हाँ जी सर, मैन ऑफ एक बच्चे का आंसर आ गया मेरे पास। क्या आंसर आया भाई? 240। इशिका हैज गॉट द आंसर एज 240। हर्षित का आंसर 16 वॉट और इससे नहीं फिर वो हर्षित का आंसर 320 वॉट। सर वो मल्टीप्लाई नहीं हुआ पता नहीं इससे पहले। अच्छा कोई बात नहीं। 3 दूसरा वाला आंसर। इशिका काइंडली चेक योर सिंप्लीफिकेशन। इशिका काइंडली चेक योर Yes, sir. सिंप्लीफिकेशन, है ना? एक बार तो अपने सिंप्लीफिकेशन को चेक कर लो। और दूसरी बात, मैन is himself of mass of 60 kilogram and he is carrying a mass of 20 kilogram. So you need to understand कि what mass, what is the total mass which climbs up the step. It is not only 60, because if the man is moving with this mass, yes Ishika, you are correct now. देखो पहली बात तो ये समझो कि a man is of mass 60 kilogram and he is carrying a mass, yeah, he is carrying another body of mass 20 kilogram. इसका मतलब when man will climb up, man will not only be taking his mass upwards, he will also be taking this mass of the body with himself, right? तो इसका मतलब है कि total mass जो ऊपर जाएगा with the man, that will not be 60, rather it would be 80. सबको क्लियर हो गई बात? भाई जो टोटल मास जा रहा है ना ऊपर, वो 60 नहीं है, वो कितना है तायरा? तायरा, टोटल मास कितना ऊपर जा रहा है? 60 या 80? 80। सर टोटल मास जो ऊपर जा रहा है दैट इज 80, ऑफ कोर्स, विदाउट एनी डाउट दिस इज 80। ठीक है, दूसरी बात ये है कि हर स्टेप की हाइट कितनी है? 0.2, और ऐसे ऐसे कितने स्टेप्स हैं? 20। तो 0.2 मीटर एक की हाइट है और ऐसे 20 स्टेप्स हैं, तो टोटल हाइट कितना होगा? 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 20। अरे हाँ ना बोलो। यस सर। तो इसका मतलब टोटल हाइट टू विच द मैन climbs up is 4 meter, and total mass that climbs up with the man is total mass is equal to 80 kilogram. ठीक है, तो वर्क डन कितना होगा? तो सर सीधा सीधा सा पॉइंट है, आपको पता है कि whenever you are going against the gravity, तो वर्क डन तो आप सिंपली लिख लेंगे m into g into h, that's it. जब भी आप अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएंगे तो वर्क डन यू विल सिंपली राइट इट एज mgh. तो m इज 80, g की वैल्यू चलो 10 ले लेते हैं और हाइट की वैल्यू 4 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 80 800, तो ये इंटू 4, और इसको हमें पावर निकालना है, तो ये 80 into 10 into 4 divided by what? Divided by 10 seconds, and because time is already in seconds, so you don't need to convert its unit. तो ये कैंसिल हो गया, तो ये 320 watt is the correct answer. किसको नहीं समझ में आया? Any one of you who didn't understand this, please बताएं। कोई ऐसा बच्चा जो नहीं समझ पाया बताए। कोई ऐसा बच्चा जो नहीं समझ पाया प्लीज बताए। अरे बोलो, सबको क्लियर हो गया ये? बहुत बढ़िया सक्षम, तुम्हें तो क्लियर हो ही गया। और भी कोई? आई होप सबको क्लियर हो गया। तो मैं इसको इरेज करूं, एक और छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर लूं आपके साथ वर्क से रिलेटेड, सॉरी पावर से रिलेटेड। भाई ये इरेज कर दूं? यस सर। विभूति, इशिका, जानवी, मोहना? Yes, sir. ओके, तो आई एम इरेजिंग दिस एंड आई विल टेल यू वन मोर पॉइंट रिलेटेड टू दिस पावर। और ये आप जनरल लाइफ में या आप क्लास 11th में, क्लास 12th में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कहीं पर भी सुन सकते हैं, एंड इन योर जनरल लाइफ आल्सो यू यूज दिस टर्म. This is called as efficiency. You may have heard this term efficiency. सुना है कभी कि efficiency of this engine, या ये इतना efficient है या इतना efficient नहीं है, आपने सुना होगा, राइट? तो efficiency basically eta से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और efficiency का बेसिक मतलब होता है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर. तो efficiency जब भी आ जाए ना, तो उसका तो यही मतलब होगा सर, हमेशा efficiency का बेसिक मतलब यही होगा, आउटपुट बाय इनपुट. कितना आपको आउटपुट मिला और आपने उस आउटपुट के लिए कितना इनपुट दिया था, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इफिशिएंसी. फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कि मैं आपसे कहता हूं कि कोई मशीन है, ठीक है, और आपको मालूम है कि व्हेनेवर द मशीन रन्स या व्हेनेवर यू विल मेक द मशीन वर्क, तो मशीन ऐसे ही तो वर्क नहीं हो जाएगा ना, या तो आप उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करोगे, या उसमें आप डीजल या पेट्रोल डालोगे, ठीक है, तभी तो वो वर्क करेगा.
नहीं यार, ये बात समझे भाई, कोई भी चीज ऐसे ही तो नहीं वर्क करने लग जाती. यू नीड टू प्रोवाइड सम इनपुट टू दैट मशीनरी टू गेट द वर्क आउट ऑफ दैट मशीन, राइट. तो आप कुछ इनपुट देंगे और उसके बाद उससे आपको कुछ आउटपुट मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कार ड्राइव कर रहे हो तो आप पहले उसमें उसकी टैंक को फ्यूल से भरते हो, फिर उसके बाद आप कार ड्राइव करते हो, तो वो जो फ्यूल की इफिशियंसी है, उसकी जो एनर्जी है, वो आपके कार को ड्राइव करती है. यही तो होता है ना. बट एक बात बताओ कि अगर मैं 1 लीटर फ्यूल डालता हूं इन माय कार और माय बाइक, तो उसकी जो पूरा का पूरा 1 लीटर है, क्या वो मुझे वो पूरा का पूरा 1 लीटर यूज हो जाता है इन ड्राइविंग द कार, या कुछ No, का sir. लॉस भी होता है? जनरल होता है. बताओ, ये जनरल लॉजिक है. अगर 1 लीटर फ्यूल कंप्लीटली यूज होना, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि 1 लीटर में आप पता नहीं कितने किलोमीटर चल लोगे अगर वो 1 लीटर कंप्लीटली यूज हो जाए तो, विदाउट एनी लॉस. बट आपको मालूम है कि जब भी आप फ्यूल डालते हो उसके बहुत सारे लॉसेस होते हैं. अगेंस्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द मशीन, उसके अगेंस्ट भी फ्यूल का लॉस होता है. फिर फ्यूल का लॉस होता है आपके स्मोक वगैरह, देखा होगा आपने, किसी बाइक किसी कार से स्मोक निकल रहा होता है, स्मोक, तो वो भी फ्यूल के लॉस की वजह से होता है. तो देयर आर सेवरल लॉसेस ऑफ फ्यूल. मतलब जितनी बार आप कार को बंद ऑन या बाइक को आप ऑफ ऑन करते हैं उसके इंजन को, उतनी बार फ्यूल का लॉस भी होता है साथ में. क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही भाई? हाँ ना बोल. यस सर. ठीक है, तो बेसिकली देयर आर लॉसेस, देयर आर डिफरेंट लॉसेस. तो इसका मतलब है कि जितना आपने इनपुट दिया, द होल ऑफ द इनपुट डजंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द आउटपुट. जो आपने इनपुट दिया है ना, वो सारा का सारा आपको एज आउटपुट नहीं मिलता. यू गेट ऑलवेज द आउटपुट लेस देन दैट ऑफ इनपुट. इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि जनरल जो आपके कार या बाइक या इस तरह की चीजें होती है, उसकी इफिशियंसी बहुत ज्यादा भी होगी ना, तो 20 to 25% होगी. इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब यह है कि इनपुट का सिर्फ 25% या 20% या मैक्सिमम ऑफ 30%, जितना आपने इनपुट दिया सिर्फ उसका 30% ही आपको आउटपुट मिला, बाकी 70% का लॉस हो गया. समझ में आ रही बात? तो इफिशियंसी आपको बेसिकली ये आइडिया देता है कि व्हाट हाउ इफिशिएंट इज योर मशीन, का मतलब है कि हाउ मच ऑफ द आउटपुट पावर यू आर गेटिंग आउट ऑफ द इनपुट पावर. तो जितना आपको आउटपुट पावर मिलेगा फॉर अ गिवन इनपुट, आप कहेंगे उतना ज्यादा इफिशिएंट है वो मशीन. और जितना आपको कम आउटपुट मिलेगा फॉर अ गिवन इनपुट, आप कहेंगे उतना कम इफिशिएंट है आपका मशीन. तो इफिशियंसी इज नथिंग बट आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर. इज इट क्लियर टू ऑल? प्लीज टेल मी. Yes, sir. यस सर. अच्छा, इसी में आपसे बोला जाए परसेंटेज इफिशियंसी, तो कुछ नहीं करना है, परसेंटेज निकाल देना है. तो परसेंटेज इफिशियंसी इज व्हाट? तो 100 परसेंटेज इफिशियंसी बस 100 से मल्टीप्लाई कर दो. आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर विच इज योर इफिशियंसी मल्टीप्लाइड बाय 100. तो वो परसेंटेज इफिशियंसी आ जाएगी, इनपुट पावर मल्टीप्लाइड बाय 100. तो दिस विल गिव यू द परसेंटेज इफिशियंसी. ठीक है, तो ये इफिशियंसी कैलकुलेट करने का तरीका है. एंड इफिशियंसी प्योरली डिपेंड्स ऑन द आउटपुट वैल्यू ऑफ द पावर एंड द इनपुट दैट यू गिव टू दैट मशीन और द बॉडी. तो आउटपुट अपॉन इनपुट इज बेसिकली नोन एज इफिशियंसी. क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ जाएं. Yes, sir. ये नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर. ठीक है, तो आगे बढ़ने को आज रहने दो, आज इतना ही रहने दो. एक दो और क्वेश्चन आप चाहोगे तो कल करा दूंगा. एंड कल वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर आफ्टर दिस वर्क एनर्जी पावर विच इज बेसिकली द चैप्टर विच वी विल बी डिस्कसिंग इज सेंटर ऑफ मास. मतलब जो आपके बुक्स के अंदर वो सेंटर ऑफ मास के नाम से शायद नहीं होगा चैप्टर, वो किस नाम से है? ये वाला जो चैप्टर है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन. नहीं हर्षित, इफिशियंसी कभी भी हाइट 80% नहीं पहुंची, ये सब बकवास बातें हैं. इफिशियंसी 40% से आगे गई ही नहीं है. सर वो मेरे एक फिजिक्स के टीचर थे, वो बोलते थे कि एक बंदे ने ऐसा एक ट्रेन इंजन बनाया था जिसकी तो फिर वो इंजन चला क्यों नहीं? सर अब ये मेरे को नहीं पता, उन्होंने बस बताया तो ये उन्हें से पूछते कि अगर ऐसा इंजन बना तो लोगों को क्या प्रॉब्लम थी उस इंजन को आगे यूज करने में? भाई लोगों के लिए तो और अच्छा था. अब उसने ये बोला होगा कि एक आप थर्मोडायनेमिक्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं बेसिकली. सर उन्होंने बोला था कि हाँ मतलब उन्होंने थियोरेटिकली एक 80% थेरेटिकली, यस थेरेटिकली. ठीक है, इट्स अ थेरेटिकल इंजन, राइट? जो आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है, वो थेरेटिकल इंजन है दैट वाज गिवन बाय एन इंजीनियर. अभी देखो नाम ही स्लिप हो रहा है मेरे दिमाग से. वो बेसिकली हमें पढ़ना है. कार्नोट्स इंजन कहते हैं उसको. ठीक है, तो दैट इज अ थेरेटिकल इंजन, इट्स नॉट अ प्रैक्टिकल इंजन. ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर